क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, दौड़ते भागते घुटना खिसक गया, भारी सामान उठाते हुए कंधा उखड़ गया? अंग्रेजी में से कहते हैं जॉइंट डिसलोकेशन, यानी किसी जोड़ का अपनी जगह से खिसक जाना। भयानक दर्द होता है। एथलीट्स में ये होना बहुत ही आम है, और जो लोग बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं उनमें ये काफ़ी होता है। तेज चोट लगने पर भी हड्डी उखड़ जाती है, लेकिन कई बार बिना किसी खास वजह जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम जॉइंट डिसलोकेशन पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि जॉइंट डिसलोकेशन क्या होता है, ये क्यों होता है, क्या ये खतरनाक है, जॉइंट डिसलोकेशन के लक्षण क्या हैं और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। एसएलएस पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। जॉइंट डिसलोकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, जॉइंट एंड डिसलोकेशन। किसी भी जॉइंट का मतलब होता है दो चीजों का आपस में जुड़ना। जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, उनके आसपास एक कैप्सूल, उनका एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जो हड्डियों के मूवमेंट के टाइम पर उनको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जैसे कि इस उंगली में यहाँ पर आप देखेंगे तो 1, 2, 3 जॉइंट्स हैं। ये जॉइंट्स जब भी मूव करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में आते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। ये जॉइंट किसी भी अवस्था में अगर अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकल गया है तो इसको जॉइंट डिसलोकेशन बोलते हैं। जॉइंट डिसलोकेशन होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ट्रॉमा। जब किसी फोर्सेस हमारे जॉइंट की स्टेबिलिटी से बाहर की हो जाती हैं तो जॉइंट गिव वे कर जाता है या फिर वो अपने स्थान से विस्थापित हो जाते हैं। उस केसेस में जॉइंट अपने नॉर्मल फंक्शंस नहीं कर पाता है। तो जैसे ये हड्डी पे अगर प्रेशर इसके एक्सेसिव फोर्स से ज़्यादा हो जाए तब वो अपनी स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा और वो डिसलोकेट हो जाएगा। जॉइंट डिसलोकेशन नॉर्मली हमें बड़े जॉइंट्स जैसे कि शोल्डर, एल्बो, नी या हिप में देखने के लिए मिलता है, और छोटे जॉइंट्स में नॉर्मली स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और उनमें रेयरली ही हमको डिसलोकेशंस देखने के लिए मिलते हैं। जॉइंट डिसलोकेशन में क्योंकि बोन अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से बाहर विस्थापित हो गई है तो इसमें पेन असहनीय होता है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है इसमें, और जॉइंट के फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। जैसे शोल्डर के मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे या एल्बो के मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, वहाँ पे एक डिफॉर्मिटी अपीयर हो जाएगी और वो अपने नॉर्मल फंक्शंस करना बंद कर देंगे। जॉइंट डिसलोकेशन का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है जब कोई जॉइंट में हड्डियाँ विस्थापित हुई हैं तो उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो नर्व है या फिर वेसल है, उन पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उस प्रेशर क्रिएट करने से अगर नर्व पे प्रेशर क्रिएट किया है तो आगे की संवेदना नहीं मिल पाती है, और अगर वेसल्स कॉम्प्रोमाइज हो गए तो आगे ब्लड संचार में प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारे जो लक्षण होते हैं ये हर डिसलोकेशन में नहीं मिलते। कुछ कुछ डिसलोकेशन में जो कि नर्व या वेसल्स के आसपास हैं वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। डिसलोकेशन से बचाव करने के लिए हमें जॉइंट हेल्थ पे ध्यान देना है। अगर हमारे जॉइंट में हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, अच्छा खाना और नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं तो जॉइंट की हेल्थ अच्छी रहती है। नॉर्मल फोर्सेस के साथ में उसमें डिसलोकेशन होने के चांसेस नहीं रहते। एक्सटेंसिव फोर्सेस में डिसलोकेशन हो जाते हैं, दैट इज नॉट योर फॉल्ट। जॉइंट डिसलोकेशन का इलाज क्या कर सकते हैं आप? जॉइंट डिसलोकेशन में जितना जल्दी आप इलाज लेंगे उतना जल्दी आप कॉम्प्रोमाइजेस या फिर फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। जॉइंट डिसलोकेशन में जितना जल्दी से जल्दी हो आप अपने नियर बाय ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए। वो आपके एक्सरेज करेंगे, प्लान ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। 90% केसेस में हमें जॉइंट डिसलोकेशन में सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल 10% केसेस में माइनर सर्जरीज की आवश्यकता पड़ती है, और ओनली लेस देन 1% केसेस में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज होता है। उनके लिए हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता है। बट अगर आप जितना जल्दी डिसलोकेशन रिड्यूस करवा लेंगे उतना ये न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज होने के या फिर लंबे ट्रीटमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे।
देखिए, अगर आपके जोड़ में कोई तकलीफ हो तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए। जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से मिलिए ताकि सही वक्त पर आपका इलाज हो पाए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या आपको पता है कुछ लोगों का दिल दाईं तरफ होता है, यानी राइट साइड पर। हमारा दिल किस तरफ होता है? आप कहेंगे लेफ्ट साइड पर, यानी बाईं तरफ। सही जवाब है, लेकिन कुछ लोगों का दिल दाईं तरफ भी होता है और ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। इसे डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। ये डेक्स्ट्रोकार्डिया जन्मजात है, यानी पैदाइशी। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर प्रतीक चौधरी ने। डॉक्टर प्रतीक कहते हैं कि डेक्स्ट्रोकार्डिया 4 तरह का होता है। पहला है आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया। इसमें सिर्फ दिल दूसरी ओर होता है, बाकी अंग अपनी जगह पर ही होते हैं। दूसरा है डेक्स्ट्रोकार्डिया साइटिस इनवर्सिस। इसमें दिल के अलावा कुछ दूसरे अंग भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे कि लिवर। हो सकता है लिवर दाईं तरफ के बजाय बाईं तरफ हो। तीसरा है डेक्स्ट्रोकार्डिया साइटिस इनवर्सिस टोटालिस। इसमें सीने और पेट के सभी जरूरी अंग अपनी जगह पर नहीं होते हैं, वो उल्टी दिशा में होते हैं। अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि सभी अंग ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के बाद भी सही से काम करें, और दूसरा व्यक्ति को सांस लेने या फिर किसी और तरह की परेशानी आए। चौथा है डेक्स्ट्रोकार्डिया विद हेटेरोटैक्सी। इसमें कुछ या फिर सभी जरूरी अंग अपनी जगह पर नहीं होते हैं, वो उल्टी दिशा में होते हैं। कई बार ये भी होता है कि कुछ अंग हो ही ना, या पूरी तरह से विकसित ना हुए हो। ये सबसे खतरनाक है। अगर इसका इलाज ना हो तो व्यक्ति को बहुत गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं, उसकी जान भी जा सकती है। अब बात आती है कि डेक्स्ट्रोकार्डिया क्यों होता है। डॉक्टर प्रतीक कहते हैं कि डेक्स्ट्रोकार्डिया होने का कोई एक सटीक कारण नहीं है। हालांकि माना जाता है कि प्रेगनेंसी में किसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। डेक्स्ट्रोकार्डिया का कोई खास लक्षण भी नहीं है। ये तभी पता चलता है जब आप बच्चे की धड़कन सुनते हैं या फिर सीने और दिल से जुड़ा कोई टेस्ट होता है। दिल का दाईं ओर होना कोई दिक्कत की बात नहीं है। आमतौर पर ऐसे लोग बिना किसी परेशानी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। हालांकि अगर बच्चे का दिल दूसरी तरफ है, साथ ही दिल से जुड़ी कोई बीमारी है, तब कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, हाथ और पैर की उंगलियों के पास स्किन का नीला पड़ जाना, वजन ना बढ़ना, हर वक्त थकान रहना, स्किन का पीला होना और बार बार फेफड़ों में इन्फेक्शन होना। अगर ये लक्षण है तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। बीमारी के आधार पर डॉक्टर आपका इलाज बताएंगे। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। यूरिक एसिड कैसे कम करें, जानिए एक्सपर्ट से। कई बार हमारे खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। दरअसल यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे शरीर बाहर निकाल देता है, मगर कभी कभी किडनी इसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से शरीर में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए तो जोड़ों में दर्द होने लगता है, किडनी की बीमारी हो जाती है, दिल के दौरे का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि यूरिक एसिड अपनी नॉर्मल रेंज में ही रहे, यानी कि 6.8 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम। आप अपनी डाइट से यूरिक एसिड का लेवल कैसे कम कर सकते हैं, ये हमने पूछा डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता से। डाइटिशियन कौशिकी कहती हैं कि यूरिक एसिड को कंट्रोल में लाने के लिए उन चीज़ों से दूरी बनाएं जिनमें प्यूरिन होता है। जब हमारे शरीर में प्यूरिन जाता है तो ये टूटकर यूरिक एसिड में बदलता है। ऐसे में अगर हम प्यूरिन से भरपूर चीज़ें खाएंगे तो यूरिक एसिड का लेवल कम नहीं होगा। प्यूरिन खाने की कई चीज़ों में होता है, जैसे कि रेड मीट, ऑयली फिश, फूल गोभी, बीन्स और मशरूम में। हमें कम प्यूरिन वाली चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि लो फैट या फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स, पीनट बटर, नट्स, चावल, ब्रेड और आलू। साथ ही खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाइए, इससे यूरिक एसिड कम होता है। ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल भी ठीक रहता है। फाइबर के लिए मिलेट्स, दालें, चना, राजमा, ब्रोकली, पालक, गाजर, पपीता और मेवे खाए जा सकते हैं। यूरिक एसिड का लेवल कम करने के लिए पानी खूब पीजिए, इससे किडनी आसानी से यूरिक एसिड को बाहर निकाल पाती है। पर्याप्त पानी पीने से यूरिक एसिड किडनी स्टोन होने का रिस्क भी कम होता है। अगर आप शराब, सिगरेट पीते हैं तो इसे पीना एकदम बंद कर दीजिए। इनसे शरीर में पानी की कमी होती है, नतीजा किडनियां अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं। मीठा कम खाइए, चाय, कॉफी और चॉकलेट लिमिट में लीजिए। कई बार कुछ दवाइयां भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ा देती हैं, इसलिए अगर आप कोई खास दवा खा रहे हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।